एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। पिकअप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद नाहमवार रास्ते पर जोरदार झटके लग रहे थे। वो बार बार लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। कुत्तों ने भौंककर उनका इस्तकबाल किया। ये बस्ती 15-20 घरों पर मुश्तमिल थी। एक छोटी सी मस्जिद थी और आदमी उस मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर निकल रहे थे। बस्ती के तमाम मकान कच्चे थे। चंद मकान ऐसे थे जिनकी दीवारों में कुछ पत्थर भी इस्तेमाल किए गए थे। पिकअप एक गली में घूमकर एक मकान के सामने रुक गई। रहीम बख्श उतरकर पिछले हिस्से की तरफ आ गया। बोला, आ जाओ वाजा, नीचे उतर आओ। वो चारों नीचे उतर आए और रहीम बख्श की रहनुमाई में चलते हुए मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। लकड़ी का भारी दरवाजा था। दूसरी दस्तक पर ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक अधेड़ उम्र औरत थी। उसने उन लोगों को देखकर हैरत का इजहार नहीं किया। गालिबन यहाँ इस किस्म के बिन बुलाए मेहमान आते ही रहते होंगे। दरवाजे के दूसरी तरफ वसी कच्चा सहन था। खजूर के चंद दरख्त थे और काफी आगे मकान था। उसके सामने भी एक बरामदा था। मकान एल शेप का था। एक तरफ एक कमरा था और दूसरी तरफ 2 कमरे थे। उस इमारत से हटकर एक और कमरा था और उसके साथ एक वसी शेड था जिसके नीचे चंद बकरियां बंधी हुई थीं। बकरियां उन्हें देखकर मिमियाने लगी। उस अधेड़ उम्र औरत ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो चारों रहीम बख्श के साथ कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में अंधेरा सा था, इसलिए दरवाजा खुला रहने दिया गया। रहीम बख्श ने आगे बढ़कर अकबी सम्त की दोनों खिड़कियां खोल दी। खिड़कियां खुलते ही न सिर्फ कमरे में रोशनी फैल गई बल्कि ताजा हवा भी आने लगी। शारिक दरवाजे के करीब ही खड़ा कमरे का जायजा लेने लगा। कमरा खासा बड़ा था। पुख्ता फर्श था जिस पर वॉल टू वॉल नायलॉन के तिनकों वाली खूबसूरत चटाइयां बिछी हुई थी। दीवारों पर लकड़ी के पुराने तर्ज की खूंटियां लगी हुई थी। एक दीवार पर सिंगल शीट वाला कैलेंडर भी टंगा हुआ था। यह कैलेंडर पिछले साल का था और गवादर के किसी जनरल स्टोर का था। कैलेंडर पर खाना काबा की तस्वीर थी। गालिबन इसीलिए उसे दीवार से उतारा नहीं गया था। कमरे में कोई पंखा या बल्ब वगैरह नहीं था। उस छोटी सी बस्ती में बिजली नहीं थी, इसलिए बल्ब या पंखे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नौलक्खे ने सूटकेस एक दीवार के करीब रख दिया और खुद भी दीवार से टेक लगाकर चटाई पर बैठ गया। इसी दौरान उमर दराज भी आ गया। रहीम बख्श ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, वाजा शारिक, मैं तो अभी चला जाऊंगा। ये वाजा उमर दराज आप लोगों के पास है। ये मुझे शहर छोड़कर वापस आ जाएगा। आप लोग नाश्ता करें, आज का दिन यहीं आराम करें। कल सुबह आप लोग कराची चले जाना। शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, कल सुबह, आज क्यों नहीं? रहीम बख्श ने तफसील बताते हुए कहा, यहाँ से कराची के लिए बसें सुबह सवेरे ही निकल जाती हैं। कुछ लोगों ने पहले ही ड्राइवरों से अपनी अपनी सीटों के लिए कह रखा होता है, इसलिए जो मुसाफिर ऐन वक्त पर आते हैं उन्हें मुश्किल से ही सीट मिलती है। यहाँ तो बसों में मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह भरे जाते हैं। बहुत से लोग छतों पर बैठ कर सफर करते हैं। आज शाम उमर दराज बस ड्राइवर से कह देगा, कल सुबह आप लोग आराम से बैठ कर जाएं। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर बोला, तुम वापस जाओ तो मुल्ला बशीर पंजगोरी का हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, मेहमान नवाजी का भी और इन तहाइफ का भी। रहीम बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। कभी दोबारा आओ तो फिर तुम लोगों को अपने इलाके की सैर कराएंगे। अच्छा वाजा, अब इजाजत दो। रहीम बख्श ने शारिक, नौलक्खे और डिकोस्टा से बाकायदा मुसाफा किया। समीना को हाथ उठाकर सलाम किया और उमर दराज के साथ रुखसत हो गया। वो चारों चटाई पर बैठ गए। दरवाजा और खिड़कियां खुली होने की वजह से ताजा हवा कमरे में आ रही थी और गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वही औरत कमरे में दाखिल हुई जिसने बाहर का दरवाजा खोला था। बोली, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी और चाय बनाती हूँ। शारिक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, पानी कहाँ है? उस औरत ने कहा, वो जिधर बकरी बंधा है उधर पानी का ड्रम रखा है। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ आ जाओ बीबी। वो तीनों बकरियों वाले शेड की तरफ चले गए और समीना उस औरत के साथ आ गई। दूसरी तरफ वाले कमरे के पिछली तरफ एक गुसल खाना बना हुआ था। वो औरत बोली, ये गुसल खाना है, तुम मुंह हाथ धोकर बकरियों के शेड के साथ वाले कमरे में आ जाओ, उधर हमने बावर्ची खाना बनाया हुआ है। वो औरत ये कहकर चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद समीना भी उस कमरे में आ गई। कमरा खासा बड़ा था जिसे बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उस कमरे की पिछली तरफ भी 2 खिड़कियां थीं जिनसे रोशनी और हवा अंदर आ रही थी। कमरे की दीवारें धुएं से काली हो रही थीं। एक तरफ चूल्हा बना हुआ था।
उसके साथ ही दाईं तरफ दीवार में 2 अलमारियां बनी हुई थीं जिनमें बर्तन वगैरह सजे हुए थे। बाईं तरफ वाली दीवार के साथ सूखी लकड़ियों का अंबार लगा हुआ था। वो औरत आटा गूंथ चुकी थी और चूल्हे पर तवा रख कर आग जला रही थी। समीना को तवा देखकर बड़ी हैरत हुई। तकरीबन आधा इंच मोटी पत्थर की एक चौकोर सी सिल थी। उसे तो ये देख कर भी हैरत हुई थी कि उस औरत ने आटा भी रेगजीन के एक टुकड़े पर गूंदा था और फिर उसे कपड़े में लपेट दिया और अब वो रेगजीन फैलाए उस पर पेड़े बना बना कर रख रही थी। रोटियां बड़ी और मोटी मोटी और आड़ी तिरछी सी पक रही थी। आटे में नमक भी डाला गया था। समीना ने एक निवाला तोड़कर खाया तो उसे ये रोटी बहुत अच्छी लगी और बाद में जब बकरी के दूध की चाय के साथ ये रोटी नाश्ते में खाई गई तो बड़ा मजा आया। नाश्ता करने के बाद वो लोग जो सोए तो दोपहर 2 बजे से पहले कोई भी न उठ सका। वो लोग लॉन्च में तकरीबन रात भर जागे थे और अब खूब गहरी नींद सोए थे और जब बेदार हुए तो बड़ी कुशलमंदी महसूस हो रही थी। नहाने के लिए पानी भी नहीं था, सिर्फ मुंह हाथ धोने पर ही इक्तिफा किया गया। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। उमर दराज बहुत देर पहले शहर से वापस आ चुका था। खाने में लेला ज़िबाह किया गया। लेले की रान और भुना हुआ गोश्त बेहद लजीज था। उमर दराज भी उनके साथ खाने में दस्तरखान पर मौजूद था। खाने के बाद वो फिर लेट गए क्योंकि बाहर तेज धूप थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर कुछ वक्त गुजारा जाता। सुबह और उस वक्त खाने से पहले जब वो कमरे से बाहर निकलकर सहन में आए थे तो बाहर बाईं तरफ उन्हें खजूर के दरख्तों की चोटियां नजर आई थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो दरख्त किसी घर में लगे हुए थे या बस्ती के बाहर किसी जगह पर। डिकोस्टा और नौलखा तो फौरन ही सो गए। समीना भी ऊँघने लगी। शारिक पर भी गनूदगी सी तारी होने लगी। 6 बजे के लगभग वो सब जाग गए। उस वक्त उमर दराज ने उन्हें कहवा पिलाया, फिर कहा चलो तुम लोगों को थोड़ा सैर करवा के लाऊं, सुबह से बंद पड़े हो। वो लोग उमर दराज के साथ मकान से बाहर आ गए। बस्ती ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। वो लोग दाईं तरफ गली से निकले थे। गली के इख्तिताम पर एक छोटा सा मैदान था जिसमें चंद बच्चे खेल रहे थे और 3-4 अधेड़ उम्र आदमी बातें कर रहे थे। उन लोगों ने उठकर उमर दराज और शारिक वगैरह से हाथ मिलाया। मैदान के दूसरी तरफ बहुत दूर एक पहाड़ी थी जो दाएं से बाएं तरफ चली गई थी। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसके दामन में खजूरों के दरख्त के झुंड नजर आ रहे थे। वो लोग उसी तरफ जा रहे थे। मैदान के दूसरी तरफ नशेब था। वो लोग जैसे ही मैदान के दूसरी तरफ पहुंचे उन्हें सब्जा देखकर बड़ी हैरत हुई। पहाड़ी के दामन में दूर तक सब्जा ही सब्जा था। वो दरअसल खेत थे जिनमें मुख्तलिफ अक़साम की फसलें लहलहा रही थीं। वो लोग खेतों के शुरू में पहुंच कर रुक गए जहां 2-3 जगहों पर घास फूस के झोंपड़े से बने हुए थे। उमर दराज ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ी के दामन में एक छोटा सा चश्मा है। ये सब्जा उसी चश्मे का मरहून मिन्नत है। इस तरफ की जमीन बड़ी जरखेज है। अगर पानी हो तो पहाड़ी के दामन में मीलों दूर तक काश्त हो सकती है, लेकिन चश्मे से पानी के बहने की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है। बहरहाल जितना भी पानी दस्तयाब है उसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बस्ती वाले पीने के लिए भी यहीं से पानी ले जाते हैं। वो लोग खेतों के दरमियान पगडंडियों पर चलते रहे। यहाँ सब्जे की वजह से हवा में खून की भी थी। वो लोग पहाड़ी के दामन में उस जगह पहुंच गए जहाँ कुदरती चश्मा था। ये चश्मा कदरे बुलंदी पर था। नीचे बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था जिसमें चश्मे का पानी जमा हो रहा था। उसी तालाब से खेतों को पानी फराहम किया जाता था। तालाब उस वक्त पानी से भरा हुआ था। समीना ने पानी में हाथ डालकर देखा। बेहद ठंडा पानी था। उसने चुल्लू भर पानी पिया। मीठा पानी था। उन सब ने जी भर कर पानी पिया और उमर दराज के साथ खेतों की सैर करते रहे। उमर दराज बता रहा था कि ये बस्ती सोनम्यानी शहर से तकरीबन 7 मील के फासले पर वाक़ है। उस बस्ती के सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। बहुत सीधे साधे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसका अंदाजा उन्हें हो गया था। खेतों में मुख्तलिफ जगहों पर 4-5 आदमी मिले थे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस का मुजाहरा किया था। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो लोग वापस आ गए। यहाँ बिजली तो नहीं थी, अलबत्ता पेट्रोमैक्स रोशन करके रख दिया गया। वो औरत उमर दराज की बीवी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उमर दराज भी मुल्ला बशीर पंजगोरी के गिरोह से वाबस्ता था। मुल्ला बशीर पंजगोरी सोने, मनशियात और दीगर चीजों के अलावा इंसानों की स्मगलिंग भी करता था। उसके आदमी हर तरफ फैले हुए थे। गैर कानूनी तौर पर खलीज की रियासतों में जाने वालों की कमी नहीं थी। पंजगोरी के आदमियों को ऐसे ही लोगों की तलाश थी और जब माकूल तादाद में लोग जमा हो जाते तो उन्हें लॉन्च में भरकर किसी भी खलीजी रियासत के वीरान साहिल पर उतार दिया जाता। लॉन्च पर ले जाने से पहले उन लोगों को इसी बस्ती में उमर दराज ही के घर पर ठहराया जाता। उमर दराज उन्हें घर छोड़कर चला गया। समीना उमर दराज की बीवी के साथ मुख्तलिफ कामों में लग गई। रहीम बख्श ने उमर दराज को और उमर दराज ने अपनी बीवी को बता दिया था कि ये लोग वो नहीं हैं जिन्हें पैसे के एवज समंदर पार पहुंचाया जाता है, बल्कि ये मुल्ला बशीर पंजगोरी के खास आदमी हैं और गालिबन इसीलिए उनकी इतनी खातिर तवाज़ो हो रही थी।
तकरीबन 1.5 घंटे बाद उमर दराज वापस आ गया। उसने बताया कि एक बस ड्राइवर से उसने बात कर ली है। बस सुबह 7 बजे रवाना होगी और उनके लिए आगे की सीटों का बंदोबस्त कर लिया गया है। उस छोटी सी बस्ती में अगरचे 8 बजे के बाद ही सन्नाटा छा गया था, मगर वो लोग देर तक जागते रहे। रात उसी तरह सोते जागते में गुजर गई। सुबह 6 बजे वो लोग उमर दराज के साथ उसकी पिकअप पर सवार होकर सोनम्यानी शहर की तरफ रवाना हो गए। उनका ख्याल था कि इतनी सुबह शहर के लोग सो रहे होंगे, लेकिन ये कराची नहीं सोनम्यानी था, एक साहिली बस्ती जिसके बाशिंदों की रोजी का इन्हिसार माहीगीरी पर था। रात भर समंदर में रहने वाली माहीगीरी की कश्तियां सुबह मुंह अंधेरे वापस आ जाती थीं और बंदरगाह के इलाके में बड़ी गहमा गहमी रहती थी। लॉरी अड्डे पर भी बड़ी रौनक रहती थी। मछलियों से लदे हुए मखसूस साख्त के ट्रक सुबह मुंह अंधेरे ही कराची की तरफ रवाना हो जाते। कराची जाने के लिए 3-4 बसें तैयार खड़ी थीं। एक बस आधा घंटा पहले जा चुकी थी और दूसरी बस 7 बजे रवाना होने वाली थी। उन्हें उसी बस में जाना था। बहुत से मुसाफिर बस में बैठे हुए थे, कुछ मुसाफिर आ रहे थे। आगे की 2 सीटें खाली रखी गई थीं। उन चारों को उन सीटों पर बिठा दिया गया। सूटकेस छत पर रखवा दिया गया। 7 बजे बस रवाना हुई तो पूरी तरह भर चुकी थी। सीटों के दरमियान रास्ते पर छोटे छोटे स्टूल रख दिए गए थे, उन पर भी लोग बैठे हुए थे। रहीम बख्श ने ठीक ही कहा था कि जहां मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में ठूंसा जाता है। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा था, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। उनके चारों तरफ वीराना था, कहीं कोई छोटी सी बस्ती भी नजर आ जाती। हब चौकी पर बस को चेकिंग के लिए रोक लिया गया। मुसाफिरों के साथ कस्टम्स और पुलिस वालों का रवैया ऐसा था जैसे वो किसी मफतूहा कौम के अफराद हों। लोगों के साथ पुलिस वालों का रवैया बहुत हतक आमेज था। तकरीबन 1 घंटे तक चेकिंग होती रही। बस पर लदा हुआ तमाम सामान उतरवा लिया गया। बस को अच्छी तरह ठोंक बजाकर देखा गया था कि किसी खुफिया खाने में कोई माल तो नहीं छुपाया गया। उनका सूटकेस भी खुलवा कर देखा गया। एक कस्टम्स वाला शारिक को एक तरफ ले गया। सूटकेस में सिर्फ वही चीजें थीं जो मुल्ला बशीर पंजगोरी से तोहफे में मिली थीं। एक 2 सूटों का कपड़ा और समीना का जेवरात का सेट। वो कस्टम्स वाला शायद शारिक से कोई सौदेबाजी करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त बस का ड्राइवर वहां पहुंच गया। बस ड्राइवर ने कस्टम्स वाले को मुखातिब करते हुए कहा, ये मुल्ला बशीर पंजगोरी के मेहमान हैं वाजा। कस्टम्स वाला चौंक गया। ओह। फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? शारिक बोला, हम लोग कराची से ही सैरो तफरी के लिए गए थे, 2 दिन रहने के बाद वापस आ रहे हैं। कस्टम्स वाले ने कहा, मैंने तुम लोगों को जाते हुए नहीं देखा। शारिक ने कहा, हम लोग बस पर ही गए थे, हो सकता है उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी ना हो। ड्राइवर ने कस्टम्स वाले की तरफ देखते हुए कहा, सवाल जवाब क्या कर रहे हो वाजा? क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है कि ये पंजगोरी के मेहमान हैं? कस्टम्स वाले ने कहा, ठीक है जाओ। वो लोग वापस बस के करीब आ गए। सामान दोबारा लादा जा रहा था और मुसाफिर भी बस में बैठ रहे थे। उनका सूटकेस भी ऊपर रख दिया गया था। ये लोग भी अपनी सीटों पर बैठ गए और बस रवाना हो गई। ड्राइवर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे रात ही को उमर दराज ने तुम लोगों के बारे में बता दिया था। अगर यहाँ मुल्ला पंजगोरी का नाम इस्तेमाल न किया जाता तो ये कस्टम्स वाले तुम लोगों से हजारों रुपए ऐंठ लेते, या तुम लोगों के सामान से हेरोइन या कोई और ऐसी चीज बरामद कर लेते और तुम लोगों को बंद कर दिया जाता। शारिक ने कहा, मुल्ला बशीर पंजगोरी के नाम में बड़ी तासीर है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंजगोरी बड़ी ऊंची शहर है, तमाम नाकों के कस्टम्स और पुलिस वाले उसके वजीफाखार हैं। वो उसके किसी आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई मुखबरी हो और इत्तला बहुत ऊपर से हो तो दूसरी बात है। ऐसी सूरत में वो पूरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह मामला निमट ही जाता है। बाकी रास्ता ड्राइवर से बातें करते ही गुजरा। कराची से सोनम्यानी का फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन रास्ता खराब होने और जगह जगह चेकिंग की वजह से बस 5 बजे के लगभग कराची पहुंची। बस से उतरने के बाद शारिक ने महसूस किया था कि वहां सादा लिबास में कुछ ऐसे आदमी मौजूद थे जो बस से उतरने वाले मुसाफिरों पर निगाह रखे हुए थे। एक आदमी शारिक की नजरों में भी आ गया था। वो दूर खड़ा बड़ी गहरी नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। डिकोस्टा एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था। कुछ देर की बहस के बाद बिलाखिर टैक्सी ड्राइवर राजी हो गया। डिकोस्टा ने शारिक वगैरह को इशारा किया और वो लोग टैक्सी के करीब आ गए। ड्राइवर ने उतर कर डिग्गी खोल दी। नौलखे ने सूटकेस डिग्गी में रख दिया। डिकोस्टा आगे बैठ गया और ये तीनों पिछली सीट पर। शारिक उन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया। टैक्सी टावर से घूमती हुई चंद्रीगढ़ रोड, वहां से आराम बाग रोड और फिर एम ए जिनाह रोड पर आ गई। वो लोग पुरानी नुमाइश पर पहुंचे ही थे कि एक और टैक्सी ने आगे निकलकर उनकी टैक्सी का रास्ता रोक लिया। उस वक्त ट्रैफिक का हुजूम था। उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होने लगा। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज से फजा गूंजने लगी। अगली टैक्सी से उतरने वाले शख्स ने शारिक की टैक्सी के ड्राइवर से कहा, अपनी टैक्सी लेकर हमारे पीछे आओ। अगर इधर उधर होने की कोशिश की तो बचकर नहीं जा सकोगे। डिकोस्टा ने उसे घूरा, बोला, क्या बात है, कौन हो तुम? उस शख्स ने कहा,
टैक्सी एक तरफ लगाने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो ड्राइवर को इशारा करता हुआ अगली टैक्सी पर बैठ गया। मुख्तलिफ गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज से कान फटे जा रहे थे। अगली टैक्सी हरकत में आई तो शारिक वाले ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों टैक्सियां ब्रिटो रोड पर मुड़ गईं। उस तरफ आने वाला ट्रैफिक बहुत कम था। ब्रिटो रोड पर मुड़ने के थोड़ी ही देर के बाद अगली टैक्सी रुक गई और वही आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। उसने पिछली टैक्सी को इशारा किया। शारिक वाली टैक्सी एक दरख्त के नीचे फुटपाथ के किनारे पर रुक गई। इसी दौरान अगली टैक्सी से एक और आदमी उतर आया। ये वही आदमी था जिसे शारिक ने बस के अड्डे पर अपनी तरफ घूरते हुए देखा था। वो दोनों सादा लिबास में थे और उनके हुलिये उन्हें पुलिस वाले ही जाहिर कर रहे थे। शारिक ने उस शख्स को घूरा, बोला, कौन हो तुम लोग और हमें क्यों रोका है? पहले शख्स ने कहा, नीचे आ जाओ तुम लोग, अभी बताता हूँ कि हम कौन हैं। इस मर्तबा डिकोस्टा ने कहा, हम क्यों उतरें, तुम लोग हो कौन? वो शख्स बोला, नीचे आते हो या घसीट कर उतारूं? ये कहते हुए उसने पहलू की तरफ से कमीज ऊपर उठा दी। कमीज के नीचे होल्स्टर में रिवॉल्वर का दस्ता साफ नजर आ रहा था और उस शख्स का कमीज उठाने का मकसद भी गालिबन यही था कि वो उन्हें रिवॉल्वर दिखाना चाहता था। डिकोस्टा ने पीछे मुड़कर देखा। समीना दरवाजे की तरफ बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अगर ये पुलिस वाले थे तो ये किसी मुसीबत में फंस सकते थे। शारिक ने डिकोस्टा के कंधे पर हाथ रखा और फिर समीना को नीचे उतरने का कहा। वो चारों नीचे उतर आए। उस सड़क पर गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार और दूसरी गाड़ियों में बैठे हुए लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। उनमें से बेशतर लोग सूरत हाल को समझ चुके थे। पुलिस के बेशतर एहलकारों ने पूरे महकमे में गंद फैला रखा था। ड्यूटी पर न होते हुए भी ये लोग सरकारी वर्दियां पहनकर या सादा लिबास में एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों, रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डों के आसपास घूमते रहते और बैरून मुल्क या बैरून शहर से आने वालों को रोककर उन्हें मुख्तलिफ हीलो बहानों से हरासा करते और उन्हें लूट लेते। अखबारात में रवाना उन लोगों के खिलाफ खबरें छपती थीं, मरासले छपते थे, मगर इस किस्म की वारदातों में कभी कमी नहीं आई थी, बल्कि इजाफा ही हो रहा था। उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कानून के मुहाफिज ही जब लुटेरे और राहजन बन जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे? ये दोनों भी पुलिस एहलकार ही थे जो ड्यूटी पर नहीं थे, मगर बाहर से आने वाले लोगों को लूटने के लिए बसों के उस अड्डे के आसपास मंडला रहे थे और शारिक वगैरह उनकी नजरों में आ गए थे और ताक़ुब करने के बाद यहाँ उन्हें रोक लिया गया था। शारिक ने पूछा, कौन हो तुम लोग, क्यों रोका है हमें? उस शख्स ने कहा, हम CIA के आदमी हैं। तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और ये लड़की कौन है? वो हवस भरी नजरों से समीना को देखने लगा। शारिक ने कहा, ये मेरी बीवी है, हम लोग सोनम्यानी से आए हैं, मगर तुम लोगों ने हमें रोका क्यों है? उस शख्स ने कहा, डिग्गी से सूटकेस निकालो, हम चेक करना चाहते हैं। शारिक बोला, क्या तुम समझते हो कि हम स्मगलर हैं? और उसने शारिक की बात काट दी, सूटकेस निकालो। शारिक के कहने पर ड्राइवर ने डिग्गी खोल दी और नौलखे ने सूटकेस बाहर निकालकर फुटपाथ पर रख दिया। वो शख्स गुर्राया, खोलो इसे। चाबी नौलखे के ही पास थी। शारिक के इशारे पर उसने सूटकेस खोल दिया। उस वक्त पैदल चलने वाले 2-3 आदमी वहां रुक गए थे। दूसरे आदमी ने उन्हें भगा दिया। पहला आदमी फुटपाथ पर बैठ गया और सूटकेस का ढकना खोलकर सामान चेक करने लगा। सामान था ही क्या, लेकिन वो शख्स इस तरह बैठा था कि उसकी कमीज का दामन सूटकेस में रखे हुए कपड़ों पर फैल गया था। दूसरे हाथ से उसने बड़ी होशियारी से कमीज के अंदर से प्लास्टिक की एक थैली निकालकर सूटकेस में कपड़ों के नीचे डाल दी। फिर उसने पहलू बदलते हुए अपना दामन समेटा और सूटकेस में रखे हुए कपड़े उठा उठा कर इधर उधर डालने लगा। सब अनसिले कपड़े थे। उन्हीं में कीमती घड़ियां और हीरों का वो तलाई सेट भी था। उस सेट को देखकर उस शख्स की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने सेट एक तरफ रख दिया और कपड़े दोबारा उलट पलट करने लगा और बिलाखिर उसने प्लास्टिक की एक थैली बरामद कर ली। वो थैली हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ, बोला, ये क्या है? हमें यही शक था जिसकी वजह से तुम लोगों को रोका था। शारिक के लहजे में हैरत थी। बोला, ये क्या है ये? बल्कि हकीकत ये थी कि वो चारों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो शख्स थैली को हाथ में टटोलते हुए बोला, इसे हेरोइन कहते हैं, एक पाव तो जरूर होगी। तुम लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। शारिक झुंझला गया, बोला, क्या बकवास है? इस पैकेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो शख्स मानी खेज लहजे में बोला, पता तो तुम लोगों को थाने जाकर चलेगा। खूबसूरत लड़कियों को इसीलिए साथ रखा जाता है कि दूसरों को धोखा दे सको। शायद इस हसीना की वजह से ही तुम लोग तमाम चेक पोस्टों से बचते हुए चले आए हो, लेकिन इस लड़की का जादू हम पर नहीं चल सकेगा। शारिक बोला, यकीन करो, हेरोइन के इस पैकेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो शख्स गुर्राया, तो क्या ये पैकेट मैंने तुम्हारे सूटकेस में रखा था? समीना अचानक ही चीखी, हाँ, तुमने रखा था ये पैकेट हमारे सूटकेस में। समीना हालांकि खौफजदा थी, लेकिन अचानक ही उसने चीखना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि उन्हें किसी जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो लोगों को जमा करके उन्हें बताना चाहती थी कि ये लोग कानून की आड़ में उनके साथ धोखा कर रहे हैं।
उसके शोर मचाने से 5-6 आदमी वहां जमा हो गए। उस शख्स ने खूंखार नजरों से शारिक की तरफ देखा। बोला, जबान बंद कराओ इसकी, वरना उल्टा टांग दूंगा ले जाकर। जमा होने वालों में से एक आदमी ने समीना की तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे में पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों चीख रही हो? समीना चीखी, ये डाकू हमें लूटना चाहते हैं। उस आदमी ने सादा लिबास वाले को घूरा। बोला, क्यों है, क्या बात है? वही सादा लिबास वाला बोला, जाओ यहां से तुम लोग, चलो भागो, वरना तुम लोगों को भी धर लिया जाएगा। ये लोग स्मगलर हैं और इनका ताल्लुक एक खतरनाक बैनुल-अक़वामी गिरोह से है। ये देखो, इनके सामान से हेरोइन बरामद हुई है। समीना चीखी, ये झूठ बोलता है, इसने ये पैकेट खुद हमारे सामान में रखा था। हुजूम से एक आवाज आई, ये लोग ऐसा ही करते हैं, राहगीरों को लूटते हैं। उस शख्स ने कमीज के नीचे होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकाल लिया। बोला, तुम लोग जाते हो या? एक शख्स चीखा, वो देखो मोबाइल जा रही है, बुलाओ उन्हें। पुलिस की एक मोबाइल चौराहे से गुरु मंदिर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो मोबाइल ट्रैफिक के हुजूम में फंसी हुई थी। आदमी ने होंठों में 2 उंगलियां दबाकर सीटी बजा दी। जो महज इत्तेफाक था कि मोबाइल की अगली सीट पर बैठे हुए एएसआई ने गर्दन घुमाकर देख लिया। सीटी बजाने वाला हाथ से इशारा करने लगा। सादा लिबास वाले ने अपने साथी की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो अपनी टैक्सी की तरफ दौड़े। दौड़ते हुए दूसरे ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया। हुजूम में से किसी को उनको पकड़ने की हिम्मत न हो सकी। अगली टैक्सी का ड्राइवर उनके बैठने से पहले ही इंजन स्टार्ट कर चुका था। उनके बैठते ही टैक्सी जोरदार झटके से हरकत में आ गई। पुलिस मोबाइल को ट्रैफिक के हुजूम से निकलने और मुड़कर उस तरफ आने में 2 मिनट लग गए। इस दौरान वो टैक्सी अगला मोड़ पार कर चुकी थी। एएसआई फौरन ही मोबाइल से उतर आया। बोला, क्या बात है, क्या हुआ? पिछले हिस्से से 2 मुसल्लाह कांस्टेबल भी उतर आए। डिकोस्टा ने कहा, वो आदमी अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करके हमें लूटना चाहते थे, वो भाग गए हैं। उनकी टैक्सी चौराहा पार करके सीधी गई है। एएसआई ने कांस्टेबलों को इशारा किया, चलो मोबाइल में बैठो, हरी अप, और खुद भी दौड़कर मोबाइल में बैठ गया। मोबाइल तेजी से हरकत में आ गई। हुजूम में से एक आदमी ने समीना और शारिक की तरफ देखते हुए कहा, जाइए आप लोग भी चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जाली पुलिस वालों से बचने के बाद असली पुलिस वालों के हाथों लुट जाएं। उसका मशवरा माकूल था। शारिक ने नौलखे को इशारा किया। उसने सूटकेस बंद करके डिग्गी में रखा और डिग्गी भी धड़ से बंद कर दी। वो चारों पहले की तरह टैक्सी में बैठ गए और ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शारिक को दरअसल ये अंदेशा भी पैदा हो गया था कि अगर मोबाइल वापस आ गई और पुलिस वालों ने राहजनों के बारे में जानने और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा तो कहीं बात बिगड़ न जाए। हो सकता है पुलिस वाले उल्टा उन्हीं से जिराह शुरू कर दें और बातों ही बातों में कहीं ये खुद न फंस जाएं। इसलिए उन्होंने यहाँ से फूट लेने में ही आफियत समझी। 3 हट्टी और लियाकताबाद से होते हुए वो लोग फेडरल बी एरिया में आ गए। करीमाबाद का चौराहा पार करते ही अगली सीट पर बैठे हुए डिकोस्टा ने टैक्सी बाईं तरफ एक गली में मुड़वा ली और फिर दूसरी गली में घूमकर उसने टैक्सी एक बंगले के सामने रुकवा ली। ये वही बंगला था जहां अपने मिशन पर रवाना होने से पहले वो लोग मुकीम थे।